सेक्शन था जो कि हमने अभी कवर नहीं किया था, एक लास्ट पार्ट था जिसको हमने कवर करना था, जो क्या चेंज ऑफ टेंसेस से रिलेटेड। ये करवाने के बाद मैं आपके सामने इसका प्रैक्टिकल यूज़ रखूँगा कि प्रैक्टिकली आपने कैसे इसको कवर करना है। अब ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा, चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस को कैसे चेंज करना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे या जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाएंगे। अब मैं उसके सामने आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। तो पहली बात लिखता जाऊँगा, फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अगर लिख रहा हूँ मैं, फिर आगे बात करता हूँ। अच्छा जी, पहले ज़रा इस बात को समझिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ। बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि हम इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है स्पेस। ही सेज टू मी, मुझे बताएं ये रिपोर्टिंग स्पीच है कि रिपोर्टेड स्पीच है? रिपोर्टिंग यानी बाहर वाला जुमला। क्या है? बाहर वाला जुमला। मैंने बोला, बड़े ध्यान से सुने, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले जुमले के टेंस में तब्दीली नहीं करोगे। प्रोनाउन की तब्दीली फिर भी होगी, सर्टेन वर्ड्स की तब्दीली फिर भी होगी, लेकिन किसकी तब्दीली नहीं करोगे? टेंस की तब्दीली नहीं करोगे। जो टेंस प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही रहेगा, जो पास्ट है पास्ट ही रहेगा। ठीक है, जैसे अब देखिए, अगर आप यहां पे आते हैं ही सेज टू, तो मुझे बताएं ये सेज टू टेंस कौन सा है? बताइए। प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स। तो जनाब ये प्रेजेंट है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको प्रेजेंट देखा तो अंदर मैं टेंस में चेंज नहीं करूंगा। एक बात अब याद रखिएगा, जब भी आपको रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू लिखा हुआ आता है ना, तो आप उस पूरे सेज टू की जगह पे लिख लेंगे टेल्स। क्या लिखेंगे? टेल्स। अगर सेड टू लिखा हुआ आएगा तो उसे क्या करेंगे? टेल की सेकंड फॉर्म क्या है? टोल्ड। क्या है? टोल्ड। ये तो आपने बात याद रखी, हर दफ़ा होगा, हर एक के साथ होगा। लेकिन अब अंदर की बात करें ज़रा। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ही टेल्स मी। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके हमें लिखना है दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके मुताबिक सॉल्व करना है? सेकंड बॉक्स के मुताबिक। और वो बॉक्स कौन सा है? मी। लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से बता दिया, इसलिए मैं अब आगे इसको सॉल्व करने की तरफ ही आ रहा हूँ। ही टेल्स मी दैट, यू है तो ये तो मैं लिख दूंगा आई। टेंस कौन सा है? इज एम आर। प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा? आई के साथ क्या आता है? एम आता है ना। प्रेजेंट ही, टेंस वही रहेगा। आई एम, माई है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट के मुताबिक, तो ये हिज आ जाएगा।
फर्स्ट बॉय हिज फ्रेंड, सेंटेंस सॉल्व्ड। ठीक है, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, सेंटेंस सॉल्व हो गया। क्लियर है? अच्छा, आगे वाली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई शैल से टू हिम, टू यू। अब यहां पे देखें, शैल आई वैसे ही रहेगा, से टू को किसमें चेंज करेंगे बताइए? टेल्स में। से टू लिखा हुआ है टेल में, एस और यस नहीं लगाऊंगा, यहां पे एस और यस लगा इसलिए यहां पे टेल्स लगा। ठीक है, आई शैल से यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके यहां पे क्या लिखोगे? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट बॉक्स के मुताबिक, इसका मतलब वैसे ही आ जाएगा आई। अभी मैं यहां पे वाज लगाऊंगा या वर लगाऊंगा? कौन बताएगा मुझे? आप बताएं। मैं यहां पे वाज लगाऊंगा कि वर लगाऊंगा? वाज लगाऊंगा, वाज लगाऊंगा। आप बताएं। वाज लगाऊंगा। ठीक है, आप बताओ। वाज लगाऊंगा वर लगाऊंगा? वाज। आप बताएं। वर लगेगा। नलायक भांडे हो, ब्रेक मारनी है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ध्यान से सुनते नहीं बात को। मैंने क्या बोला कि अगर रिपोर्टिंग स्पीड प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अंदर वाले जुमले के टेंस में तब्दीली नहीं करनी। तो इस एम आ रहा है, आप वाज वर क्यों लगा रहे हो? सर मैं पहले रुका था, आपने कहा कि वाज या वर में से बताओ, तो फिर तो मैं तो ऐसे कहूंगा, मेरा तो काम है आपको कंफ्यूज करना। हद होती है। पाइन तन में पिछली बार भी कैसे ब्रेक मारनी है। दो पक्का था। बात को सुना करें ध्यान से जब तक आप यहां पे, इसलिए तो फिजिकल क्लास का मतलब क्या होता है कि बात को समझा जाए जो सर कह रहे हैं। तो ये शेल क्या है? प्रेजेंट है फ्यूचर है? फ्यूचर। तो जनाब है फ्यूचर लिखे नहीं मैं, तुसी तो लाइया में 3 जाने 4 खाने, फिर भी तो समझ नहीं आ रही। जालमो, आई शैल से यू दैट आई। अब मैं मुझे बताएं आई के साथ क्या आता है? एम आता है, इज आता है कि आर आता है? एम आएगा। आई एम, वैसे ही नॉट कमिंग, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने हैं चूंकि फुल स्टॉप लॉजी, सेंटेंस सॉल्व। अब ये 30% आपके पास जो है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए सिर्फ इस बात से। मैंने क्या बात है, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। ये बात समझ आ गई है? क्लियर है? तो जनाब हमने जब आपको टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो आपने अंदर वाले जुमले के यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, इन शॉर्ट की करना है, ब्रेक मारनी। समझ आ गई बात की? डन है? अच्छा, ये बात क्लियर है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी। रिपोर्टिंग स्पीच क्या? मैंने आई के साथ शैली लगाया। अब से टू की जगह पे मुझे क्या लगाना चाहिए था? मैंने से टू लगा दिया, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? आई शैल टेल यू। ठीक है, से टू की जगह पे क्या लगाऊंगा? टेल। डन है जनाब? क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। दूसरी बात, अपने पास आप नोट्स सीधे रखते जाएं क्योंकि मुझे यहाँ से अरेंज करना पड़ेगा, मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं है। तो जनाब अब ज़रा देखते जाइएगा। दूसरे वाला, अब सवाल पैदा होता है, हमने क्या पहला पढ़ा? अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो आप अंदर वाले जुमले के टेंस में तब्दीली नहीं करेंगे। अब एक टेंस बच गया और वो क्या है? पास्ट। यहाँ पे अब ज़रा मसले शुरू होंगे। अब ज़रा आते हैं जी।
होते क्या? अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। हाँ, पास्ट में हो। गुड 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 गुड। क्योंकि प्रेजेंट तो हम कर चुके हैं। क्या हो गया रेहान भाई? अच्छा जी, अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा क्योंकि मेन गेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये मेन गेम है जो मैं आपके सामने अब शुरू कर रहा हूँ। हमने बात कही थी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। पहले ये बात हुई थी। दूसरी बात क्या है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट के अंदर हो तो तब हम क्या करेंगे, यानी अगर लिखा हुआ आ जाए ये क्या कि आई सेड टू हर यू आर डूइंग रॉन्ग। कहीं ये ना कहें कि भाई सर ने इज एम आर यूज़ करवा रहे हैं, लगता है और कोई आता नहीं, तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देता हूँ। डन रॉन्ग। तो मैंने क्या बात बोली है, अगर जनाब रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला जुमला पास्ट के अंदर होगा तो अंदर वाले जुमले यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये वाली तब्दीलियां होंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या तब्दीलियां होंगी ज़रा समझें। पहली बात तो ये है कि जनाब सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, ये तो हर बार करना ही करना है। किस में चेंज करेंगे? टेल में, टोल्ड में। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो मैं टोल्ड में चेंज कर दूंगा। पहली ये बात, आई टोल्ड हर, बात खत्म। अब आपने देखना है अगली बात कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, क्या है?
पास्ट परफेक्ट। आप 100 टाइम्स लिख के आएंगे जी। प्रेजेंट परफेक्ट यू हैव सर, सॉरी। अच्छा ठीक है। यू हैव डन रॉन्ग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने क्या बोला, अब ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर अंदर वाला जुमला रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसे चेंज कर देंगे किस में? पास्ट इंडेफिनिट। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो किस में चेंज करेंगे? अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा, यहीं से बगड़ी बात। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तो उसको किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। यानी एक बात गेम यहाँ पे ख़त्म है। अब इधर से शुरू है यहाँ की, ठीक है? आप चाहे अलग-अलग लिख लें, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए और बोर्ड की स्पेस बचाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। अगर आपका अंदर वाला जुमला रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हुआ तो उसे किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ तो किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर पास्ट परफेक्ट में हुआ तो पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ तो किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता होगा तो इस मीन यू हैव डन योर वर्क। तो उसके लिए वही जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया उसके अंदर मैंने टेंस सारा बताया हुआ है कि इसके साथ ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है ये बात? अब ज़रा इसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये लिखा हुआ है जी पास्ट है, इसका मतलब है कि अंदर वाले जुमले का टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसा ही है, चूँकि ये पास्ट है तो अंदर वाले जुमले का मैं टेंस चेंज नहीं करूँगा। होगा सर। होगा? होगा? यस सर। होगा? मैंने लिखा हुआ है, मुझे छोड़ो, आप बताओ होगा कि नहीं? होगा, यही बात थी। होगा। क्या होगा? होगा। ठीक है, वेरी गुड, होगा। अब इसका मतलब है हैव डन कौन सा टेंस है मैडम? शाबाश। किस में चेंज करना है? शाबाश। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? हैड, और फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड आती है, थर्ड आती है। अच्छा, वो मुझे भूल जाता है ना अक्सर, मैं कहता हूँ फिर मैं पूछूँ साथ। वो असल में ना मुझे बड़ा ख्याल आता है कि वो 100 दफ़ा लिखना है, अंदर से कोई बोलता है मेरे, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, फिर मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, तो फिर मैं भूल जाता होता हूँ, ताकि कोई भी मेरे साथ भूले, अल्लाह करे, फिर हम उसके लिए कुछ ख़ास इनाम का ऐलान करें। तो यू हैव डन तो मैं किस में कर देंगे? हैड डन। किस में होगा? हैड डन। पहली बात तो ठीक है। अब ज़रा इधर आएँ, प्रोनाउन का चेंज करना है बस। ठीक है, ज़रा करके बताएं मुझे, यू की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? चेंज ऑफ प्रोनाउन। घर जाकर पढ़ा था ना, कल पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। यू हैव डन रॉन्ग, तो यहाँ पे यू की जगह पे क्या आएगा? अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, जो पहला मैंने मिटा दिया है। को बताएगा यहाँ पे यू की जगह पे क्या आएगा? जी, यू की जगह पे क्या आएगा? कोई है ऐसा जिसने घर जाके पढ़ा हो, जहमत की हो थोड़ी सी प्रोनाउन को देखने की? लिखो मैं इधर, चलो मैं आपके सामने के लिए लिखता हूँ। यू, ये क्या हो? यू, फिर उसके बाद योर, और फिर यू। यही है। ये क्या लिखा हुआ है? सेकंड पर्सन है तो किसके मुताबिक चेंज होगा? सेकंड बॉक्स। तो इधर आ जाओ, शी, हर, और फिर हर। यहाँ पे यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है कि एज ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। तो क्या हर का क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, जो क्या है? हर का सब्जेक्ट क्या है? शी। तो यहाँ पे मैं यू की जगह पे क्या लगाऊंगा? शी। आई टोल्ड हर दैट, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके, शी हैड डन, आगे क्या? रॉन्ग, और एंड पे फुल स्टॉप। समझ आ गई बात की? ये प्रेजेंट वाला सेक्शन समझ आ गया? जितने प्रेजेंट होंगे किस में जाएंगे? पास्ट में। अब सवाल आता है जनाब नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो पास्ट होगा उसका क्या करेंगे? पास्ट में भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन उसके लिए एग्जाम्पल करेंगे हम कोई और काम नहीं करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। मैं कहता हूँ जनाब, यू विल से टू मी, I did not work hard
तो जनाब हमारी बात यहां पे कुछ यूं हो रही है, आप बताएं अंदर वाला टेंस कौन सा है? पास्ट सर। रिपोर्टेड का पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को सर पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में, यानी इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट को मैं चेंज करूंगा पास्ट परफेक्ट में, ऐसा ही है? यस सर। इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट को मैं चेंज करूंगा पास्ट परफेक्ट में, क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है? ऐसा ही है? ऐसा ही है? नो सर, सॉरी सर, नो सर, आपने पहले स्टेटमेंट सिर्फ अंदर वाली की पूछी थी, लेकिन बाय सर फ्यूचर का रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर की है तो सर वो चेंज नहीं होगा। शुक्र है, चलो कोई एक ते होश ना बैठा है थे हैं, किसी एक नू तो पता लग गया। जनाब वही बात, अगर बाहर वाला जुमला प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अंदर वाले जुमले के टेंस में तब्दीली नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, कुछ भी हो जाए नहीं करनी, कुछ भी हो जाए नहीं करनी, ठीक है? कब करनी है? जब बाहर वाला जुमला पास्ट में होगा। और कुछ समझ आओ अल्लाह ले हो, ध्यान नाल बैठो, समझे बात को जो कहा जा रहा है। अच्छा अब देखें यहां पे मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी यू सेड टू मी। अब ये पास्ट है तो मैं अंदर वाला जुमला चेंज कर सकता हूं, ठीक है? अब मुझे सबसे पहले बात बताइए भाइयों और बहनों, सेड टू को मैं किस में चेंज करूंगा? टोल्ड में। क्या बनेगा? यू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट बॉक्स के मुताबिक, यू डिड नॉट को किस में चेंज करेंगे? शाबाश, यू हैड नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है? वर्कड, और आगे क्या? हार्ड। सेंटेंस सॉल्व, सेंटेंस क्या हुआ? सॉल्व हो गया। प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, जब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ आएगी, ठीक है? क्लियर? ये बात समझ आ गई? डन है? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि विल को वुड में चेंज करना है, कैन को कुड में चेंज करना है, ये बात बताई थी मैंने आपको। सर यहाँ पे यू टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट वर्कड हार्ड नहीं है सर? भाई आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यस सर। किसके मुताबिक करना है? फर्स्ट पर्सन को किसके मुताबिक चेंज करते हैं? सेकंड के मुताबिक। फर्स्ट बॉक्स क्या है तो उसके मुताबिक मैंने लगाया। आपने घर जाके पढ़ना नहीं है, जहमत नहीं की हुई, जब नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह क्यूएटी में भी फिर फेल ही होंगे, फिर मैं इंशाल्लाह वर्ड क्यों बोलूँगी, क्योंकि सीए में नहीं आप आ सकते, क्योंकि घर जाकर पढ़ते नहीं है ना, यही बात होती है। जब पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें नहीं सॉल्व होगी। रियलिटी को फेस करें, चीज़ों को करें, जब तक नहीं करेंगे पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे, पास नहीं होंगे, जो मर्जी हो जाए। तो जनाब इस तरह से आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब मेरे पास बड़ी अहम बातें हैं, ज़रा उनको ध्यान से सुनिएगा। मैं इसके साथ ये भी ऐड करता चलूँ, तीसरी बात यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ कि वो आप इसको इधर भी याद रख लें। अगर वो मैंने सर्टेन वर्ड्स आपको दिए थे ना, याद है? सर्टेन वर्ड्स, उसके अंदर मैंने कुछ बातें बताई थी। मैंने विल के बारे में बोला था, शैल के बारे में बोला था, ठीक है, कैन के बारे में बोला था, मे के बारे में बोला था। ये सर्टेन वर्ड चेंज तब होगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब सर्टेन वर्ड्स है, ये चेंज कब होगा कि आपने विल को, शैल को, कैन को, मे को चेंज करना है, चेंज करना है। बात ध्यान से समझें। ये मैं इसी जो मैंने ये आपके सामने जो बात कर रहा हूं ना, नंबर 2 पॉइंट, पहला तो मैंने बता दिया ना, नंबर 2 पॉइंट के समझे, ये 2A है, 2A है। क्या है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हुआ तो अंदर वाले जुमले में अगर विल आपको नजर आया तो उसको चेंज किस में करेंगे? किस में करेंगे? वुड में करेंगे। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को और मे को माइट में। सर्टेन वर्ड से वो वाली बात यहां पे लेके आ जाओ और समझ जाओ। विल को चेंज, जैसे अब मैं कहता हूं, सुने बड़े ध्यान से, मैं इसको और ज़रा सेंटेंस तीसरा भी लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए पूरी। मैं कहता हूं अकबर
सेड मे यू लिव लॉन्ग, ये मैंने दुआ दी है, अल्लाह करे कि आप ज़्यादा जियो। अकबर ने मुझे कहा, अच्छा अकबर ने मुझे कहा यानी क्या किया, दुआ दी, क्या किया है, दुआ दी है। तो अकबर फिर सेड की जगह पे लिख दें प्रेड, क्या लिख दें, प्रेड, दुआ दी है ना, ये सेंटेंस से पता चल जाता है। किसी बात से मना किया तो फिर फोरबेड, वो आपको ऑप्शन है, इसलिए मैं उसको और ज़्यादा गहराई में नहीं बता रहा कि चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जब किसी बात से मना किया गया तो फोरबेड, किसी दुआ दी गई तो क्या, उसमें क्या किया गया, उसमें आप लोगों को जनाब प्रे का वर्ड यूज़ किया गया। ऑर्डर दिया गया तो आप सेड की जगह क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड। ऑप्शंस में वो बात आ जाएगी, जब आएगी समझ आएगी। प्रेड, फोरबिड होता है मना करना, सेकंड फॉर्म फोरबेड, फिर थर्ड फॉर्म फोरबिडन, ठीक है। अच्छा अब ज़रा बात पे, अकबर सेड, तो सेड की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रेड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके क्या लिखूंगा, दैट। अच्छा इसको फिर आपने सिंपल कर देना, मे को किस में चेंज करना, मैंने बताया था अभी, माइट में। तो इसमें क्या होगा, मे यू है, यू सेकंड फॉर्म है, अब हमें सेकंड पर्सन है ही नहीं है, तो उसको सेकंड को थर्ड में कर दो या सेकंड को फर्स्ट में कर दो, जो मर्जी कर दो, आपकी मर्जी। तो अकबर प्रेड दैट, अब इसको सही कर, सीधा कर रहे हैं जी, आई माइट लिव लॉन्ग। मे को मैंने किस में चेंज कर दिया, माइट में। तो वही बात कि अगर विल होगा तो वुड में, शैल होगा शुड में, मे होगा माइट में, और उसके बाद कैन होगा तो किस में, कुड में, ठीक है जनाब। दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का आपके सामने इसकी अगली एक्सरसाइज बनती है, और वो एक्सरसाइज हमारे पास है कि जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। वो मैं आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बन जाएगा, तो मैं आपके सामने उसकी कुछ एक्सरसाइजेज शेयर कर दूंगा, आप उनको सॉल्व करेंगे। उसके अंदर ही मुझसे पूछ लेंगे कि सर ये समझ नहीं आ रही, ज़रा बताएं, तो मैं ऑडियो नोट में या वैसे भी आपको बता दूंगा कि भाई इसमें यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। क्लियर होगी बात, बात समझ आ गई है सबको जी। अच्छा चलो जी लिख लें आप जल्दी, मैं इधर नहीं हो पाऊँगा, इधर हो जाता हूँ क्योंकि मैं अगला काम निकालना चाह रहा हूँ, तो आप देख लें जल्दी से। अब मैं नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ता हूँ जी। मैंने मॉडल पेपर में बताया है, आप उसमें देख लेंगे, जाकर पता चल जाएगा किस में से क्या आया हुआ, आप देख लेंगे, ठीक है। वो उसके ऊपर आप टाइम लगाएं।
लें जी, अब मैं आपके सामने ज़रा प्रोजेक्टर को ऑन कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपके सामने, ये नोट्स मैंने आपको भेजने हैं, ये बहुत मस्ट है आप लोगों के लिए। ये मुझे आप लोगों ने बताना भी, अगर वो ऐसा हुआ कि आपको किसी तरह से मिले ना या वट ये मेरे साथ आपने शेयर कर देना है ताकि मैं आपको भेज पाऊँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वो बताया हुआ है कि आपने पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये बता दिया। विल को किस में चेंज करना है, वुड में, ऑप्शन आपके सामने। शेल को चेंज किस में करेंगे, वुड में और शुड दोनों में कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मे, माइट, कैन, कुड। अच्छा, ये मैंने शेल को वुड में चेंज करने का क्यों बोला, क्या आप मुझे बता पाएंगे मैंने क्यों बोला? चूंकि हमने पढ़ा है कि सिर्फ आई और वुई के साथ आता होता है शेल। जब आपका सेंटेंस अगर चेंज हो गया तो उस सूरत में चूंकि आपने फिर जो शेल होगा उसको भी फिर आपने वुड में ही चेंज कर देना, शुड में चेंज नहीं करना। शुड चूंकि दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो इसलिए ये बात याद रखें कि आप ना शेल को भी वुड में ही चेंज कर दें ताकि कन्फ्यूजन का शिकार ना हो आप, क्योंकि ये गलत नहीं होगा। शेल को भी आप किस में चेंज कर दें, वुड में। ये बात याद रख लें आप ताकि कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब मे को माइट का कैन में, कैन को कुड में, ज़रा एग्जांपल उसकी देख लें, फिर मैं आगे आपके सामने कुछ लेके आता हूँ ऑप्शंस। जल्दी एग्जांपल देख लें ज़रा जल्दी से ताकि आपको समझ आ जाए। डन है? अब ज़रा आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आती हैं, एक मिनट के ज़रा। इम्पेरेटिव जी, ये आपकी एक्सरसाइज होंगी जिनको आपने सॉल्व करना है। इस तरह आपके पेपर्स में भी ऐसे ही आएंगी। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, कौन सी ऑप्शन सही है, जल्दी बताएं। अब आपको खुद समझ आ जाएगी, बेसिक चीज़ें मैंने बता दी, समझ आपको आ जाएगी ऑप्शन कौन सी ठीक है। जिसको पता लगे वह चुप करके वो हैंड रेस कर देगा कि सर समझ आ गई है। जी, एक बच्चे को आई समझ, कम से कम 3 बच्चों को तो पता लगना चाहिए। हाँ जी भैया, आपने हैंड रेज नहीं किया, बताएं कौन सी ऑप्शन सही है पहले की। फर्स्ट कौन सी, फोर्थ है। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आइए ज़रा इसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड सवाल है, आई आस्क्ड हिम सवाल है, सवाल में आस्क पूछा जाता है। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज, यू सेकंड पर्सन है, इसके मुताबिक व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ये समझ आ तो रहा है, सही नहीं है? नो सर। खैर, अच्छा, आर यू वर्किंग है, इसे हम आर को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आई आस्क्ड हिम व्हाई, यू सेकंड पर्सन है, इसके मुताबिक तो ही वाज वर्किंग सो हार्ड, मुझे तो सही लग रहा है लेकिन चलो देखते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जनाब व्हाई वाज ही, ये चूँकि स्टेटमेंट बन गई, सेंटेंस बन गया, तो इस वजह से व्हाई ही वाज आना चाहिए था, ये तो ठीक नहीं है। जब आप सवाल को स्टेटमेंट बनाते हो ना तो उस सूरत में आप फिर जो हेल्पिंग जो फॉर्मूला होता है उसमें सिंपल सेंटेंस की तरह सीधा उसे कर देते हो। वाई वॉज ही गलत होगा, ही वॉज की तरह करेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस की तरह। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन, गलत, व्हाई हैड बीन। सर ये इज़ एम, आपने कौन सी ऑप्शन बताई है मुझे, फोर्थ ऑप्शन क्यों है ये? तो व्हाई आर यू वर्किंग, टेंस कौन सा है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हैड बीन पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, क्या आता है, वाजवर प्लस आईएनजी। तो इसका मतलब है ये दो ऑप्शन तो गलत हैं, तो ऑप्शन कौन सी ठीक होगी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कौन सी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये राइट है। चलो एक और करते हैं।
थर्ड वाले का ज़रा सोचें क्या होगा, जल्दी देखें, जल्दी क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। सर डी। ऑप्शन डी, एक बच्चे और एक बताएं जी, आप बताएं मैडम। डी ऑप्शन, जी आप बताएं। सी, अच्छा। शी सेड जो कि करने से पहले हमारी लाइट चली गई, ठीक है, हमने यकीनन उसका शी कुछ कर देना था। खैर अब बात ये, शी सेड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कराची, तो पहला ये शी सेड दैट माई पेरेंट्स, तो माई तो फर्स्ट पर्सन है, माई पेरेंट्स, तो इसकी जगह पे तो माई की जगह पे प्रोनाउन दूसरा आना चाहिए था, ये गलत है, दूसरा भी गलत है क्योंकि इसमें भी माई लिखा हुआ है। हर पेरेंट्स, अच्छा, शी सेड दैट हर पेरेंट्स वर गोइंग टू कराची, मुझे सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, अब इज एम आर, अब ये देखिए कि आर है, पीछे पास्ट है, पास्ट है, तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाजवर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए ना, आर है, पीछे पास्ट है, तो पास्ट में आगे भी पास्ट ही आएगा ना, आर गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो क्या होगा, वर गोइंग, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस तरह ये आपके सामने आएंगे, इसको आपने करना है कवर, ठीक है, ये मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, आप कवर करेंगे, पेपर में भी ऐसे ही आनी है, ठीक है। अब ज़रा नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले लेवल की तरफ। मैं ज़रा आपके सामने आपको बता दूं कि क्यूएटी का सिलेबस को दोबारा एक दफ़ा आपके सामने ले आऊँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्यूएटी में क्या क्या था और मैंने क्या क्या अभी तक करवा दिया आप लोगों को। हमारी ये जो लास्ट क्लास है, पता भी तो चले कि क्या हमने वाकई काम कर लिया कि नहीं किया अभी तक, मैं वो चीज़ें आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जनाब मैं पहले क्यूएटी का सेक्शन आपके सामने ज़रा ले आऊँ और मैं आपको बता दूँ कि भाई हमने जो अभी तक किया है वो वाकई में हमने वो ही कर लिया जो कि करना चाहिए था। मैं ज़रा सिलेबस आपके सामने पहले ला रहा हूँ। अच्छा जी, पहले सेक्शन है हमारे पास वोकैबुलरी का, ठीक है। वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें ईडियम्स, ऑक्सफोर्ड 3000 जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये याद करना है आपने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। दिसंबर में पेपर है या जब भी पेपर है, क्योंकि हर 3 महीने बाद इसके पेपर होते हैं और साल में 4 दफ़ा होते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर लेना है उस लिहाज से कि आप कैसे वोकैबुलरी को याद करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी कैसे आएगी, वोकैबुलरी में यही ऑप्शंस आएंगी कि ये सिनोनिम है, बताएं मुझे कि इसका मिलता जुलता मतलब कौन सा होगा, या ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तो वो वर्ड्स को आप जब देखेंगे तो वो समझ आएगा। टेस्ट भी आपके साथ उसको शेयर कर दिया जाएगा, मैं बुक आपके सामने दूंगा आपको, तो उसमें आप देख लेंगे। फिर इसी तरह जनाब ग्रामर का काम, ग्रामर में एक्टिव पैसिव कर लिए, टेंस कर लिए, हम लोगों ने जनाब कवर कर लिया है, क्या नाम लेते हैं, करेक्ट ग्रामर को कवर कर लिया, एक्टिव पैसिव कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिए। फिर आगे लिखा हुआ है कॉमन एरर्स। एरर्स क्या होता है, इंग्लिश के अंदर हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम इंग्लिश में गलतियाँ क्या करते हैं। जैसे देखो, ही इज़ गोइंग टू स्कूल सही है या ही आर गोइंग टू स्कूल सही है, इज़ गोइंग टू स्कूल, इस तरह की गलतियाँ। इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने उनको देखना है। इस तरह नाउन की भी गलतियाँ होती हैं, प्रोनाउन की भी गलतियाँ होती हैं, वर्ब की भी गलतियाँ होती हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको करवाए थे। तो वो आप उसको देखेंगे तो आप उससे कवर कर लोगे चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ किस किस तरह से है, ठीक है। वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ मैं प्रोवाइड करूँगा, तो इसका मतलब है मैंने देनी है। वो चीज़ें आपने लाजमी अपने पास लिख के रखें कि सर ये चीज़ हमें प्रोवाइड करें, हमने उसको लाजमी लेना है। अगली बात, फिर स्पीड रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन क्या है, ये एक सेक्शन है जो आज मैंने करवाना है, ठीक है, अभी बताना है मैंने आपको। फिर आगे आ जाएं। अगली चीज़ पेपर पैटर्न में वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ग्रामर के बारे में क्या है मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें ग्रामर की, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। इसमें अपने पास लिख के रख लें कि मैंने प्रेपोजिशन के नोट्स भी आपको देने हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि प्रेपोजिशन को किस किस तरह से आपने यूज़ करना है। अच्छा, प्रेपोजिशन क्या होता है मैंने बताया था, क्या होता है, ऑन, इन, एट,
ठीक है, जो कि पोजीशन को बता रहा होता है। तो उससे मुतालिक भी कुछ है, कहाँ पे इन आना चाहिए, कहाँ पे ऑन आना चाहिए, तो वो मैं आपके सामने नोट शेयर करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब ईडियम्स, उसके भी नोट्स मैं आपको बता दूंगा। ईडियम्स सिर्फ वर्ड्स को माइंड में रखना है कि इसका मतलब क्या है, बस और कुछ नहीं। टेंसेस हमने कर लिए, डायरेक्ट स्पीच कर लिया, इनडायरेक्ट स्पीच कर लिया, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप कहाँ आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पे आना चाहिए, ये नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करने हैं। आप लाजमी मुझे कहिएगा, मैं नोट्स भेजूँगा जी। अपोस्ट्रॉफी जिसका मतलब होता है का की के, जैसे मैं कहता हूँ रेहान्स लैपटॉप, रेहान का लैपटॉप, तो वो जो मैं REHAN लिखूँगा, जो मैं REHAN लिखूँगा और ये डालूँगा और आगे एस, तो इसका मतलब है ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, का, की या के। समझ आ गई बात की? अच्छा, तो वो जब नोट्स आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी बात की, आप समझ लोगे। अच्छा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ग्रामर के अंदर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हमने कवर कर लिया। एक्टिव स्पेसिफाइज, येस वी हैव डन इट। फिर उसके बाद वही पंक्चुएशन मैंने आपको बताया, मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। कॉम्प्रीहेंशन ये मैं अभी आपको देने वाला हूँ। इसका मतलब अब ये हुआ कि सिर्फ एक काम हमारा रह गया जो समझने वाला है, उसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन। क्या नाम है? कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन करवाऊँगा। पहले मैं ज़रा उसके सेक्शन निकाल लूँ कॉम्प्रीहेंशन का, ताकि आप उस कॉम्प्रीहेंशन को देख पाओ। ये मैं निकाल रहा हूँ जी आपके सामने। अल्लाहु अकबर। तो जनाब, आवर लास्ट लेक्चर ऑफ QAT, लास्ट पार्ट, इट इज़ अबाउट कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। मुझे आप सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कब कर सकते हो? सबसे पहली बात, जब आपको वो लैंग्वेज आती होगी, वरना आप तो अंडरस्टैंड नहीं ना कर सकते। तो अंडरस्टैंड करने के लिए पहली शर्त होती है उस चीज़ के बारे में नॉलेज का होना, उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग का होना। तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है इसमें, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, सच टाइप ऑफ थिंग्स। आपको इन चीज़ों के बारे में एक बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कॉम्प्रीहेंशन इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए चीज़ों को लेकर, आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। दिस इज कॉल्ड, वी से, कॉम्प्रीहेंशन। तो जनाब होता क्या है, आपको आपके QAT में कैसे पेपर आएगा, एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ के अंदर कहा जाएगा पढ़ो इसे, पढ़ो राधे, जितना पढ़ना पढ़ो। और फिर उसके बाद नीचे कुछ MCQs होंगे। ऊपर पैराग्राफ पढ़ लिया, आप कहेंगे हाँ हाँ पढ़ लिया, मुझे इंग्लिश आती है, मैंने सर के टेंसेस के लेक्चर भी पढ़े हैं, मैंने उनकी प्रैक्टिस भी घर में की हुई है, मैंने उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ ली है, एक्टिव पैसिव भी पढ़ ली है। अब तो मेरे लिए पैराग्राफ पढ़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे टेंसेस आते हैं और मुझे प्रैक्टिस भी मैंने की हुई है, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस भी की हुई है। वोकैबुलरी मैं कह रहा हूँ इज़ नथिंग। वोकैबुलरी के ऊपर आपने कभी नहीं सोचना, वोकैबुलरी जो होती है वो खुद ब खुद आ जाती है जब प्रैक्टिस होती है। नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है, वोकैबुलरी कभी भी इशू नहीं रहा। इंग्लिश सीखने के लिए ये बात याद रखें। उस पैराग्राफ को पढ़ा, समझा, समझने के बाद फिर नीचे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे और कहा जाएगा चूँकि आपने पढ़ लिया है तो बताइए इस ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ये है सारी कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, कुछ उसके फ़ायदे नुकसान भी हैं समझने के मामले में। कुछ चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हमें गो थ्रू करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे ना इस कॉम्प्रीहेंशन को। तो आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले डूज़ ऑफ प्रेसी के ऊपर अब बात करते हैं कि प्रेसी के लिए क्या क्या आना या क्या क्या समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, नोट्स मिल जाएंगे आपको, ज़रूरत नहीं है आपको इसको लिखने की, चाहे पॉइंट्स बनाना चाहें तो गुड है, कोई मसला नहीं।
पहली बात जनाब, आपकी प्रेसी स्टार्ट होनी चाहिए मेन आइडिया ऑफ ओरिजिनल पैसेज से, ताकि जो रीडर है वो आपकी प्रेसी को अच्छे तरीके से समझ पाए। अच्छा, प्रेसी ना दो तरह से है। पहली बात तो समझ लें कि आपका जो PRC 1 का पेपर होने जा रहा है ना, उस PRC 1 के पेपर के अंदर दो तरह के सवाल आते हैं। एक वही जो आपको आना है पेपर में, पैराग्राफ होगा, नीचे MCQs, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पैराग्राफ दिया होता है और कहा जाता है इस पूरे पैराग्राफ को 100 वर्ड्स के अंदर लिखें। पूरे पैराग्राफ को 100 वर्ड्स में खुद लिखें, अभी लिख के दिखाओ, तो आपको लिखना पड़ेगा। समझ आई बात की? तो वो खुद से लिखना है अपनी वर्डिंग में। तो ये मैं वो भी करवा रहा हूँ, ये भी करवा रहा हूँ, ताकि दोनों चीज़ें आप समझ लें। तो प्रेसी करने का पहला तरीकाकार क्या है कि आपका प्रेसी का जो सेक्शन है वो मेन आइडिया से, जो ओरिजिनल पैसेज का, उससे शुरू होना चाहिए, ताकि आपकी प्रेसी को आसानी से समझ लिया जाए। हाँ, इसे पता है, इसने अच्छे से पढ़ लिया है कि क्या चीज़ है। फिर उसके बाद आपकी प्रेसी इस अंदाज में होनी चाहिए, वो जो 100 वर्ड्स में आप खुद लिखोगे वो इस अंदाज में होनी चाहिए कि उसके अंदर तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया गया हो। तीसरी बात, कोई इरेलीवेंट सेंटेंस नहीं लिखना, कोई इरेलीवेंट डाटा नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर कहा जाए कराची के अंदर ये काम हो रहा है, तो आप कहें नहीं मैंने देखा था लाहौर में भी हो रहा है। आपने अपने पास से इस तरह का कोई बोंगी नहीं मारनी, जो है वही बात करनी है। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट, आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है उसको लिखो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दें। इररेलेवेंट डाटा उसको नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट डाटा ही आपकी उस 100 वर्ड्स की प्रेसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि मैं आपको दोनों की तैयारी करवा रहा हूं, MCQs वाली भी और दूसरी भी, ताकि आप उसको समझ पाएं। फिर उसके बाद आपको मेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसमें हिस्ट्री की बात की गई, हिस्टोरिकल डाटा दिया गया हो, उसको ख़त्म कर दें। हिस्टोरिकल डाटा को बात करनी, जैसे 1970 में ऐसा हुआ तो ये उनको जी इन द पास्ट इट हैपेंड, बस बात खत्म। पाइन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ सॉफ्ट भी मिल जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स भी मिल जाएंगे। और आप तो पढ़ रहे हो PRC 1, आपके पास तो नोट्स होंगे। तो हाँ जी जी बिल्कुल है, उसके अंदर ये चीज़ है। अगली डॉन्ट्स ऑफ प्रेसी, ये काम तो बिल्कुल नहीं करना जी प्रेसी में। सॉरी बात ही हो गया, माइक निकल गया मुझसे। तो ये काम तो प्रेसी में बिल्कुल नहीं करना। क्या नहीं करना? पहला, आई और वुई का यूज़ नहीं करते प्रेसी में, आई और वुई का यूज़ नहीं करते। दूसरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तीसरा, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है। आसान ज़िंदगी जियो, आसान सोचो, बस। मुश्किल सोचोगे, मुश्किल अंग्रेज़ी आपका माइंड सोचने पे मजबूर होगा और फिर आपको नहीं आएगी। सिंपल सिंपल सिंपल, बस। दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ बिकमिंग प्रोफेशनल इन अ लैंग्वेज। सिंपल सोचें। और दूसरा, रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताने, कॉपी नहीं करना आपने सेंटेंसेस को फ्रॉम पैराग्राफ। ये एक सिंपल सी बात है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये बातें अगर आपके माइंड में रहीं, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हों, तो जनाब मैं आपके सामने अब अगली बात रखता हूँ, नेक्स्ट डिस्कशन रखता हूँ, कि जिससे आपको बात की समझ और अच्छे तरीके से आ जाएगी। और वो मैं करूँगा आपके सामने जनाब पैराग्राफ की शक्ल में। सबसे पहला आते हैं जी, ये एक पैराग्राफ है आपके सामने, यानी आपने क्या करना है कि इसको पढ़ना है। ठीक है, ये कॉम्प्रीहेंशन का एक पैराग्राफ है जो आपके सामने आएगा, भी आपको मिल भी जाएगा, यानी आपके सामने आएगा। इस तरह पेपर में भी एक पूरा पैराग्राफ दिया गया होगा, सिर्फ मैं आपके सामने एक आइडिया दे रहा हूँ। पैराग्राफ दिया गया होगा और उस पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद आपके सामने MCQs आएंगे। जैसे देखें यहाँ पे आने वाले हैं। MCQs नंबर 1 है, बताएं जी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2 के अंदर ये बातें बताई गई हैं, बताएं कौन सी ऑप्शन ठीक है। इसी तरह आपके सामने आएगा पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो ऑथर यही लिखता है, बताएं कौन सी ऑप्शन ठीक है। इसी तरह ये पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑथर, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अफ्रेड होते हैं टाइगर्स और शार्क से, मॉस्किटो से इतने ज़्यादा नहीं अफ्रेड होते, वजह क्या है, सही ऑप्शन क्या है, आप बता दें। पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। समझ आ रही है बात की? अगर पैराग्राफ पढ़ा होगा तो इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। ये सिंपल सा एक सेक्शन है जिसे आप नाम किसका देते हैं, कॉम्प्रीहेंशन का। ठीक है, बस इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है और बड़े अच्छे अंदाज से आप चीज़ों को कवर करेंगे। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए आपके सामने एरर्स को भी रख दूं ताकि आप वो एरर्स के सेक्शन को भी ज़रा समझ पाएँ और चीज़ें आपके सामने ज़रा जो है वो अच्छे से कवर हो जाएँ। तो ये एरर्स की जब बात करते हैं तो मैं वो आपके सामने पहले ले आता हूँ ताकि आप उसको भी देख लें और उसके मुताबिक कवर करें।
अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, इस वक्त आपके सामने ये नोट्स आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा। एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब एंड टेंस, उसमें पहला लिखा हुआ है कि जब दो सब्जेक्ट्स को आपस में एंड से मिलाया जाता है तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, हमेशा प्लूरल। जैसे मैं कहूँ अली एंड अलीना, इज़ गोइंग टू स्कूल होगा कि आर गोइंग टू स्कूल होगा, जाहिर सी बात। इस तरह के रूल्स हैं, ठीक है। जैसे पहले है वर्ब और टेंस से मुतल्लिक कुछ रूल्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, यानी समझ ना आई मैं हूँ। इसी तरह बोरो और लैंड का मतलब देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा उर्दू में, रूल नंबर 10 लिखा हुआ है। बोरो का मतलब होता है आर्जी तौर पर उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है आर्जी तौर पर उधार देना। तो कहाँ पे बोरो आना है, कहाँ पे लैंड आना है, वो सेंटेंस देख के पता चलता है ना। अगर आपने लैंड की जगह पे बोरो लिख दिया तो गलत हो गया, बोरो की जगह पे लैंड लिख दिया तो इसका मतलब है बोरो हो गया, गलत हो गया। समझ आई बात की? मैं वही बता रहा हूँ ना, ये चीज़ है। जब आप इसको देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या है, मैंने बोरो किया या लैंड किया। समझ आई बात की? वो जब आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी, क्लियर। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके सामने, इसे आप एरर्स का नाम देते हैं। तो जब मैं एरर्स के बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आऊँगा तो दिस इज़ कॉल्ड, दैट वी कॉल्ड प्रेपोजिशंस। तो मैं प्रेपोजिशंस भी आपके सामने ज़रा शेयर कर दूँ। ये देखिए जी, ये प्रेपोजिशन आ गई, नज़र आ रही है सबको? प्रेपोजिशन में देखिए जी, क्या है प्रेपोजिशन, किसे कहते हैं? तो प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो आपको रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान। यानी मैंने बताया प्रेपोजिशन शोज़ रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। याद है? याद है ना वो पोइम याद कर लो, ताड़े मैं कहता हूँ अद्धे दुख भूल जाने तुहानू। ये अब ये है, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स के साथ, चीज़ों के साथ मैंने बताया हुआ है कि एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है कि कैसे पता चलेगा कि क्या कहाँ पे क्या आएगा, ऑन और ऐड कहाँ पे आएगा। अब देखें यूज़ ऑफ ऐट, ऑन और इन का इस्तेमाल क्या है। ऐड कहाँ पे आता है, ऑन कहाँ पे आता है, इट कहाँ पे आता है, इन कहाँ पे आता है, मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। आप पढ़ेंगे हर चीज़ आपको समझ आएगी, अंडरस्टैंड आप करेंगे। इसी तरह जनाब मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, चीज़ों के बारे में बताया। ये आप जब देखेंगे तो आपको हर चीज़ बड़े अच्छे अंदाज से समझ आएगी। इसके अंदर देखें, अभी जैसे ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड के ऊपर मैंने बताया, मैंने आपको सिर्फ इसलिए हिंट दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो, मसला ना हो। ब्लाइंड 3 चीज़ों से होता है बंदा, 3 तरह का ब्लाइंड होता है। एक वो होता है जो एक आंख से नबीना होता है, पता नहीं होता आंख कौन सी है। मैं कहता हूँ ही इज़ ब्लाइंड ऑफ एन आई, राइट है कि लेफ्ट है, मैंने नहीं पता, मुझे इसका नहीं पता। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं ब्लाइंड ऑफ लिख दूँगा। जब मुझे पता हो कि वो आंख राइट है कि लेफ्ट है तो फिर मैं क्या लिखूँगा, इन लिखूँगा। और जब मुझे पता हो कि वो दोनों आंखों से नबीना है तो फिर क्या लिखूँगा। समझ आ गई बात की? तो ये कुछ रूल्स हैं इस तरह के जो आपने इनको माइंड में रखना है। याद रखिएगा कि अगर मेन गेम क्यूएटी को पास करने की, ये बात फिर बता रहा हूँ, मेन गेम क्यूएटी को पास करने की वही है कि आपको टेंस आने चाहिए, बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव बस आने चाहिए, बस आप क्यूएटी पास कर जाओगे। ये सारी चीज़ें एडिशनल हैं और थोड़ा और गुड़ पालो, ठीक है। और चीज़ें अगर आपको और ये अच्छे तरीके से आगे चीज़ें, तो इसका मतलब है यू आर डूइंग योर वर्क। सब चीज़ें बड़ी शानदार हो रही हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वही बात कि ये मेन बेस थी जो मैंने आपको करवाई, अगर वो मेन बेस आती है तो ये सारी चीज़ें टाइम निकाल के साथ साथ गाहे बगाहे पढ़ते रहें, आप इंशाल्लाह सब कुछ कवर कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसको और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहूँगा और आपके सामने एक और बात को लेके आऊँगा, वो है जी ये बड़े एक मज़ेदार किस्म की अभी होने वाली है हमारे पास स्लाइड ऑन। तो जनाब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक स्टोरी भी आपके सामने शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा चीज़ों के बारे में। ये बस हमारे सामने आ ही रही है, विजडम शेयर से रेहान साहब की शेयरिंग। आ जाएं भाई, प्लीज़ बेइज्जती ना करवाएं प्लीज़। ये देख लो यार, मेरी बात नहीं मान रही, मान लो, मान लिया, गुड। मैंने आपके सामने एक वर्ड की पूरी लिस्ट दी हुई है इन्हीं नोट्स में कि इन अल्फाज के बाद आपने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी, इन अल्फाज के बाद प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। तो मैं हमारी इस क्यूएटी की कहानी का इख्तिताम करना चाहूँगा जनाब एक कहानी के साथ, एक स्टोरी के साथ। आपको उससे याद रहेगा ना, चीज़ों को आप याद रखोगे, समझ पाओगे।
पहले ये वर्ड्स अपने माइंड में रख लो कि इनके बाद आपने प्रपोजिशन यूज यानी बस हल्का सा देख लो, हल्का सा। अब मैं आपको ज़रा कहानी बताने जा रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। वो मैं उसको ना स्लाइड ज़रा आपके सामने निकालता हूँ ताकि फिर आप उससे जब देखेंगे ना तो स्वाद आएगा कि हाँ भाई ये कहानी याद है, इसका मतलब इन अल्फाज के बाद प्रपोजिशन नहीं आनी। तो फिर क्या होगा कि आपको जब भी पेपर में आ जाएगा तो आप फ़ौरन उसे सॉल्व कर लोगे। मैं ज़रा वो आपके सामने प्रपोजिशन निकाल लूँ, बस 1 मिनट। सर वो ऑक्सफोर्ड 3000 की भी झलकी दिखा रहे हैं। किसकी? ऑक्सफोर्ड 3000। मैं बुक में अभी आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा स्टोरी है जिसके साथ हम अपने QET का इख्तिताम करेंगे, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्ड्स अभी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ ना, इनके बाद आपने प्रपोजिशन नहीं लगानी। उसके लिए कहानी सुने, कहानी बड़ी शानदार है। जनाब 2 दोस्त थे, बड़े ही शानदार और पक्के किस्म के दोस्त। उनमें से एक दोस्त जो था वो चला गया
पंजाब पुलिस के सीक्रेसी डिपार्टमेंट के अंदर, सीक्रेसी डिपार्टमेंट समझते हैं, सीक्रेट डिपार्टमेंट, जो दूसरा दोस्त था वो इस पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, ISI, उसका एक मेंबर बन गया, यानी एक जासूस बन गया, स्पाई बन गया। हुआ क्या कि जनाब, अब बड़े अफसोस से ये कहना पड़ा है ये बात कि उसका जो ISI वाला दोस्त था ना, ISI वाला, उसे पता चला, उसे ये बात पता चली कि उसका पंजाब पुलिस वाला जो एक दोस्त है उसको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। और उसके कत्ल के बारे में सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर था, बहुत ज़्यादा परेशान था। और इसी स्ट्रेस के अंदर रहने के बाद इस चीज़ ने कि आखिर इसके दोस्त को मारा तो किसने, उसे इस चीज़ पर मजबूर किया कि आखिर वो इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर उसके दोस्त को मारा कैसे गया। अब जनाब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, इन्वेस्टिगेशन मुश्तमिल थी इस बात पर, कंप्राइज मुश्तमिल होना इस बात पर कि मुकाबला किया जाए इस चैलेंज का कि किस तरह अपने दोस्त के कातिल के बारे में पता किया जाए। और मज़ेदार वाली बात बताऊं, इनको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला कि उसको मारने वाला खुद भी एक जासूस था, मारने वाला भी एक जासूस था। बस उसने अपने साथ कुछ बंदों को मिलाया जो मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंसी से थे और उसके अपने सीक्रेसी डिपार्टमेंट के, उसके दोस्त के सीक्रेसी डिपार्टमेंट के थे, उनके साथ मिला और उनके साथ मिलकर उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स को जो उन्होंने दिए कि किस तरह से उस जासूस को पकड़ना है या कैसे पता करना है उस जासूस का कि वो कहाँ पर है, उनके ऑर्डर्स को उन्होंने पिक किया। और पिक करने के बाद आखिरकार वो सवार हुए जहाज़ पर उस मुल्क में जाने के लिए जिस मुल्क में उन्हें पता चला कि वो जासूस जिसने मेरे दोस्त को मारा वो मौजूद है। बस वो उस मुल्क के अंदर शामिल हुए, यानी उस मुल्क में एंटर हुए और एंटर होने के बाद उनकी हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स को ओबे किया बड़े ध्यान से। और ओबे करने के बाद उन्होंने हर उस काम से बचने का फ़ैसला किया और हर उस काम से रेजिस्ट करने का फ़ैसला किया कि जिससे उनके मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती थी। उन्होंने कहा जी हमने इस मुल्क के कानून के अंदर रह के ही उस जासूस को पकड़ना है और उस जासूस को लेके वापस पाकिस्तान जाना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि उसको क्यों मारा। तो जनाब उन्होंने आपस में बैठ के डिस्कस किया, उन अथॉरिटीज़, उस मुल्क की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर आया कि डायरेक्ट हमला किया जाए उस जगह पर जहाँ पे वो जासूस मौजूद है, या मिलकर हम इस ऑपरेशन को कंट्रोल करें, किस तरह करना है, क्या करना है। और जो भी प्लान बनाया उन्होंने उस प्लान को साइन किया, सिग्नेचर कि ये हमारे दरमियान बातें हुई हैं, इसकी वायलेशन नहीं करनी। उन्होंने साइन किया और उस साइन करने के बाद उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हम बचेंगे, दूर रहेंगे वायलेट करने से या आपके मुल्क के कानून को रिडिक्यूल करने से, और इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब वो आगे बढ़े उस जगह पर गए तो जनाब उन्हें बजाय फ़ायदे के नुकसान हुआ क्योंकि वो बंदा पकड़ा नहीं गया। और बस उन्हें फिर डिस्क्राइब करना पड़ा उस मुल्क के डिमांड पर, अथॉरिटीज़ की डिमांड पर, ठीक है, कि क्या हुआ, क्यों आप नाकाम हुए, उसकी वजह क्या थी, उस नाकाम होने के पीछे वजह क्या थी। तो जनाब उन्होंने मिलकर उन्होंने अब सोचा कि अब हम एक ऐसा मिलता जुलता प्लान बनाएंगे जिसमें हम हर चीज़ को कंसिडर करेंगे, दोबारा हमला करेंगे और हर चीज़ को कंसिडर करेंगे क्योंकि अब हम नाकामी अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिरकार वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, अटैक किया, हमला किया। और उस हमले का नतीजा ये निकला कि बजाय फ़ायदे के उन्हें फिर दोबारा नुकसान हुआ, बजाय फ़ायदे के उन्हें नुकसान हुआ और उन्हें अपनी अथॉरिटीज़ को बताना पड़ा और यकीन दिलाना पड़ा कि जनाब हम बचेंगे,
तीसरी बार हमला करते वक्त उन कोताहियों से जो हमसे हुई, हमला करते वक्त अब हम बचेंगे उन कोताहियों से जो हमसे हुई, क्योंकि हमने कामयाब होना है। कामयाब क्यों होना है? कि हम अपने दोस्त से भी मोहब्बत करते हैं और उस दोस्त के साथ साथ हम अपने मुल्क के गद्दारों की अगर बात करते हैं तो उनसे नफ़रत करते हैं। और ये मोहब्बत और ये नफ़रत का सिलसिला आज भी है। ये मोहब्बत और नफ़रत का सिलसिला कल भी था, गुज़रे दिन भी था, और ये मोहब्बत और नफ़रत का सिलसिला आने वाले कल भी होगा, ये अगले महीने भी होगा, पिछले दिन भी रहेगा। पिछले दिन भी था और जनाब पिछले हफ्ते भी था और अगले महीने भी होगा, पिछले साल भी था, अगले दिन भी होगा, इसी तरह अगले हफ्ते भी होगा। यानी ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारे जिस्म में जान है, यानी जब तक है जान, ये मोहब्बत और नफ़रत का सिलसिला चलता रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी। तो जनाब इससे आपको याद रहेगा कि आपको किन किन अल्फाज के साथ यूज़ करना है प्रेपोजिशन और किन के साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना। याद रहेगी बात? क्लियर है? तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपके QAT के जो लेक्चर्स हुए इनके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज से समझ आ गई, गेटवे आपको मिल गया, और अब आपके लिए उस गेटवे को अचीव करना और फिर कामयाब होना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन मिलेंगे। सिर्फ आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा A to Z सारी चीज़ें आपको। प्रैक्टिस मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप उसको करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएँ। ठीक है? विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।